हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है किरचॉफ के नियमों को लिखिए तथा उसके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों किरचॉफ के क्या है, दो नियम होते हैं। पहला नियम की अगर बात करें तो पहले नियम में क्या होता है कि किसी भी नोड या जंक्शन पर आने वाली धारा का योग उस नोड से या जंक्शन से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है ठीक है दोस्तों। ये क्या है, किरचॉफ का पहले नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी नोड या जंक्शन पर आने वाली धारा का योग उस नोड पर दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, कोई भी परिपथ अगर हम लोग ले तो उसमें जो नोड होता है, मान लीजिए इसी परिपथ में देखें तो ये एक नोड है जहाँ पे क्या होती है, दो या दो से अधिक प्रतिरोध का मिलन होता है। ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए ये कोई नोड है, तो इसमें मान लेते हैं I1 I2 I3 और I4 चार धारा आ रही है। ठीक है। तो दोस्तों इसके अनुसार क्या आ रही है कि आने वाली जो भी धारा है उसका योग क्या होता है, दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं आने वाली धारा कौन है, I1 और I2। तो यहाँ पे I1 जोड़ I2 किसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं, जाने वाली धारा कौन कौन है, I3 और I4। तो I3 और जोड़ I4 के बराबर होगी। तो यही है दोस्तों किरचॉफ का पहला नियम। ठीक है। अब दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम क्या कहता है कि दूसरे नियम के अनुसार होता है कि किसी भी लूप या घेरा कह सकते हैं, किसी घेरा या लूप परिपथ की बात कर रहे हैं हम लोग, विद्युत परिपथ की। तो लूप के परितः सभी विभवांतरों का बीजीय योग क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। इसका क्या क्या अर्थ है कि अगर हम लोग मान ले कि किसी भी बंद घेरे में, मान लीजिए ये कोई परिपथ है, उसका मान लीजिए यही कोई परिपथ है। ठीक है। तो इसका जो बंद घेरा होगा, तो अगर हम लोग V1 V2 V3 अगर हम लोग V4 ये विभवांतर माने तो उस घेरे का, तो V1 जोड़ V2 जोड़ V3 जोड़ V4 बराबर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो ये है क्या, दूसरा नियम किरचॉफ का कि किसी घेरे या लूप के परितः सभी विभवांतर का बीजीय योग शून्य के बराबर होता है। अब दोस्तों प्रश्न में क्या बोला गया है कि उसके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाएं। ठीक है। तो अब हमें इन दोनों नियमों को क्या करना है, इसमें लागू करके हमें क्या करना है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाना है। ठीक है। तो आइए करते हैं, इस सिद्धांत को प्रूफ करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु है जिसमें क्या है ABCD ये तीन सिरे दिए हुए हैं और यहाँ पे PQRS चार प्रतिरोध लगे हुए हैं जो एक चतुर्भुज के रूप में लगे हुए हैं। ठीक है। ये K1 और K2 क्या है, कुंजी है, ये धारा मापी है गैल्वेनोमीटर। ठीक है। और यहाँ पे हमने ई विभवांतर की एक बैटरी लगा रखी है। ठीक है। तो ये है हमारे व्हीटस्टोन सेतु का एक परिपथ। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि अगर ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में रहेगा तो क्या होगा कि धारा मापी में कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होगा, कोई विक्षेपण नहीं होगा। तो विक्षेपण नहीं होगा तो किस स्थिति में विक्षेपण नहीं होगा, तो जब P/Q बराबर R/S होगा। संलग्न भुजाओं के जो प्रतिरोध है उनके अनुपात क्या हो, दूसरे
संलग्न भुजा का अनुपात के बराबर होता है तो ये क्या होती है, संतुलन की स्थिति होती है और धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया, ये जो सिद्धांत हमें पता है। अब इसे किस तरह से हमें साबित करना है, ये हमें क्या करना है, किरचॉफ के नियम से करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम से पहले नियम को करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि I1 इस ये क्या है, 1 2 3 4, ये 4 क्या है, नोड है हमें, क्या कि यहाँ पे दो क्या हो रहा है, प्रतिरोध मिल रहा है, तो ये एक नोड का निर्माण करेगा या जंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोड है दोस्तों, तो मान लेते हैं इधर I1 धारा प्रवाहित हो रही है और इधर I3 धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें ये I1 धारा इसमें जा रही है और I2 धारा इससे बाहर निकल रही है। इसी प्रकार यहाँ पे I3 I4, यहाँ से I2 और I4 इसमें अंदर आ रहे हैं। ठीक है, सब नोड पे कुछ धाराएं जा रही है और कुछ उससे निर्गत हो रही हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन को अगर हम लोग इसमें किरचॉफ के नियम पहले नियम को लगाते हैं तो क्या बोला जा रहा है, किसी नोड या जंक्शन पर आने वाली धारा का योग उस पर नोड पर दूर जाने वाली धारा योग के बराबर होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो प्रथम नियम से क्या हो सकता है, प्रथम नियम से हम लोग लिख सकते हैं कि इस नोड को अगर नोड ए की बात करें तो जाने वाली धारा क्या है, I1। ठीक है, और इसमें भी जाने वाली धारा क्या है, I3। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो रहा है कि दोनों क्या हो रही है, इससे निकल रही है। ठीक है, तो इस नोड पर और क्या होता है दोस्तों कि जब धारा का कुछ साइन कन्वेंशन होता है, किस तरह से हम लोग चिन्ह लेते हैं, तो जब दो धारा एक ही दिशा में हो तो इसे हम लोग धनात्मक लेते हैं, और जब एक धारा एक दूसरे के विपरीत हो तो उसको क्या लेते हैं हम लोग, ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, तो इस अनुसार हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर नोड ए की बात करें, ठीक है, नोड ए की बात करें तो क्या हो रहा है कि एक धारा इधर जा रही है और एक धारा इधर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए I1 इसमें जा रही है और I2 क्या हो रही है, निर्गत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं I1 माइनस I2। अब धारा मापी की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए कि इसकी धारा IG है। ठीक है, तो IG, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो रही है, निर्गत हो रही है, तो माइनस IG बराबर 0। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों कि I1 बी जंक्शन की बात करें तो I1 आ रही है और कोई धारा इसमें आ रही है, नहीं आ रही है, जा कितनी धारा रही है, I2 और IG। ठीक है, तो I2 जोड़ IG लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको फिर से अरेंज कर दे तो I1 माइनस I2 माइनस IG बराबर 0, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे K1 K2 जो कुंजी है इसमें धारा कब प्रवाहित होगी दोस्तों, कि जब ये दोनों क्या होगा, क्लोज होगा। क्लोज होने का क्या मतलब है कि जब परिपथ पूरी तरीके से बंद होगा तभी उसमें धारा कोई प्रवाहित होगा। ओपन सर्किट में कभी भी धारा प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, तो जब इसमें हम लोग कर दे तो यहाँ पे कोई इसमें विक्षोभ नहीं हो रहा है, ये कोई भी यहाँ पे विक्षोभ उत्पन्न नहीं कर रही है, तो यहाँ पे IG का मान क्या हो जाएगा, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है अगर संतुलन की स्थिति में है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं I1 माइनस I2 माइनस 0 बराबर 0। तो यहाँ से लिख देंगे I1 बराबर क्या हो गया, I2 के बराबर, ये समीकरण 1 हो गया, यानी I1 जो है वो I2 धारा के बराबर है। अब हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर D की बात करें, ठीक है, D जंक्शन की, तो देखिए D जंक्शन में क्या हो रहा है कि I3 धारा आ रही है और I4 धारा जा रही है, और यहाँ पे IG अगर ये बंद है, संतुलन की स्थिति में अगर ये बंद है, तो संतुलन की स्थिति में क्या हो रही है कि कोई धारा इसमें प्रवाहित नहीं हो रही है, लेकिन I धारा किधर आ रही है, जंक्शन D में आ रही है। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि I3 माइनस I4 जोड़ IG बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से IG तो फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी संतुलन की स्थिति में, तो इधर से लिख सकते हैं I3 बराबर क्या हो जाएगा, I4। ये समीकरण 2 हो गया, ये हमने प्रथम नियम से निकाला। अब क्या करते हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम को यहाँ पे लगाते हैं, द्वितीय नियम से। ठीक है, द्वितीय नियम को अगर हम लोग यहाँ पे लगाएं तो क्या बोला जा रहा है, किसी घेरा या लूप के परितः सभी विभवांतर का बीजीय योग 0 के बराबर होता है, यानी विभवांतर का बीजीय योग। तो विभवांतर क्या होता है दोस्तों, V बराबर क्या होता है, IR, धारा गुणे प्रतिरोध। तो प्रतिरोध हमारा क्या है, PQRS, और धारा क्या बह रही है, I1 I2 I3 और I4। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लूप बनाते हैं। ठीक है, एक लूप ये हो जाएगा हमारा,
एक लूप ये हो जाएगा। साइन कन्वेंशन वही रहेगा दोस्तों कि अगर एक दिशा में अगर बह रही है तो धनात्मक होगा और उल्टे दिशा में बह रही है तो ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग द्वितीय नियम से यहाँ पे लिख सकते हैं कि I1P जोड़ जी प्रतिरोध है धारामापी का, घटाओ I3R बराबर 0। ये समीकरण 4 यहाँ पे इसको हम लोग अगर हल कर ले तो ये फिर से IG क्या है दोस्तों, हमारा 0 है, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा I1P बराबर I3R के बराबर। ये समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। इस लूप में हमने बात की I1P, ये इसमें संगत क्या है, धारा I1 बह रही है और प्रतिरोध क्या है P है, तो I1P, ठीक है, I1P जोड़ I3G। अगर इस तरह से बात करें देखिए दोस्तों ये दोनों एक ही दिशा में बह रही है, और I3 की बात करें तो ये उल्टे दिशा में है, ठीक है, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। अब उसी प्रकार हम लोग ये लूप 1 मान लेते हैं, अब लूप 2 में लगाते हैं, ठीक है, ये एक बंद लूप है तो इसमें लगाते हैं, तो इससे हो जाएगा हमारा I2Q जोड़ IG इंटू G घटाओ I4S बराबर 0। तो G से पुनः यहाँ 0 हो जाएगा दोस्तों, ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा I2Q बराबर I4S। ये समीकरण 4 लिख लेते हैं, ठीक है। इस लूप में हमने लगाया I2Q, ये दोनों क्या हो जाएगा, संगत क्या है, I2 धारा है और Q प्रतिरोध है, उसी प्रकार हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो अब यहाँ से दोस्तों क्या करते हैं, ये दो हमें 4 समीकरण मिल गए, ठीक है। अगर हम लोग समीकरण 3 और 4 को 3 में 4 का भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा I1P बराबर I2Q बराबर हो जाएगा I3R बटा ये क्या हो जाएगा I4S, ठीक है। I1P बटा I2Q बराबर I3R बटा I4S हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमें भाग देने पे जब समीकरण 3 को 4 से भाग दिया गया, ठीक है, तो ये हमें मिलता है। अब दोस्तों देखिए ऊपर प्रथम नियम से भी हमारे पास कुछ रिजल्ट आया था, क्या आया था कि I1 किसके बराबर है, I2 के बराबर, और I3 किसके बराबर है, I4 के बराबर। तो दोस्तों जहाँ I1 है वहाँ हम लोग I2 लिख सकते हैं, जहाँ पे I3 है वहाँ पे I4 लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो I1 की जगह हम लोग I1P है तो इसको I1P रहने देते हैं। I1 किसके है, I2 के बराबर, और I3 किसके है, I4 के बराबर, ठीक है, प्रथम नियम से। तो I2 की जगह हम लोग I1P लिख सकते हैं बराबर I3R बटा I4, I3 के बराबर है तो यहाँ पे हम लोग I3 लिख सकते हैं S। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 कैंसिल आउट, I3 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा P बटा Q बराबर R बटा S। ये हमें क्या मिल गया, इसका संतुलन की स्थिति में जो हमें शर्त होती है वो हमें प्राप्त हो गई, ठीक है। किरचॉफ के नियम से हमने जो लिखा था कि संतुलन की स्थिति में क्या होता है कि दो संलग्न भुजाओं का प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए P बटा Q बराबर R बटा S हमने लिखा था यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए वही चीज़ हमने किरचॉफ के नियम से भी प्रूफ कर दिया, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।